इस संस्था के पूर्व प्राचार्य आदरणीय केएल रावत जी, मंच पर उपस्थित इस नौगांव नगर पालिका की पूर्व अध्यक्षा और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्य समिति सदस्य हमारी बहू अभिलाषा शिवहरे जी, मंच पर उपस्थित हमारे मित्र मानू सिंह जी, कर्मयोगी संतोष गंगेले जी, राहुल गौतम जी, संस्था के प्राचार्य पुष्पा सांबेदी जी, आदरणीय मेजर मुकेश जी, मंच का सफल संचालन कर रहे हमारे छोटे भाई एवं मंच के सामने बैठे हुए एनसीसी कैडेट्स और इस महाविद्यालय के छात्र छात्राएं। कहते हैं कि वक्त को जिसने समझा नहीं उसे मिटना पड़ा है। वक्त को जिसने समझा नहीं उसे मिटना पड़ा है। जो बच गया तलवारों से उसे फूलों से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही बड़ी हो, क्यों न कितनी ही कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। आज हम लोग युवा दिवस मनाने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में एक बालक का जन्म हुआ था जिनका नाम नरेंद्र था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त जी थे। जब नरेंद्र जी स्कूल जाना चालू किए तो उनके स्कूल और घर के मध्य में कलकत्ता चूंकि ज्योतिष और तंत्र का बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा शहर है, तो वहां जगह जगह रास्ते में जोशी बैठते थे जो हस्तरेखा देखते थे। तो नरेंद्र जी ने अपने हाथ की रेखा दिखाई एक ज्योतिष को, तो वो ज्योतिष शास्त्री बोले कि आपके हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। तो नरेंद्र जी ने कहा कि विद्या की रेखा कौन होती है, आप मेरे हाथ पे जरा बताइए। तो उस ज्योतिष ने एक पेन से एक लाइन बना दी उनकी हथेली पे। उन्होंने कहा यदि ये लाइन होती तो आप विद्या के क्षेत्र में बहुत आगे चले गए होते। नरेंद्र जी पास की एक किराने की दुकान पर गए और पंसारी वाले से उन्होंने एक ब्लेड खरीदी और उस ब्लेड से अपनी हथेली पर रेखा बना दी। वो बोले देखो अब मेरे हाथ में विद्या की रेखा बन गई है। यानी अंधविश्वास की समाप्ति की और पहला प्रयास नरेंद्र जी का जो था वो अपनी बाल्य अवस्था में ही था। आगे चल के आप देखिए 1884 में जब नरेंद्र जी की उम्र कुल 21 वर्ष थी, उनके पिताजी का देहांत हो गया। यानी 21 वर्ष की उम्र में उनके पिताजी स्वर्गवासी हो गए। घर में अर्थ का अभाव हो गया और जब किसी परिवार में अर्थ का अभाव होता है तो सबसे पहले उस घर के जो नौजवान बच्चे होते हैं, जो अध्ययन करने वाले होते हैं, उनके जीवन पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो जब अर्थ का अभाव उनके घर में चालू हुआ, इसी दौरान वो आचार्य रामकृष्ण परमहंस का जो आश्रम था, उसके जो संत थे परमहंस जी, उनके संपर्क में नरेंद्र जी आए। और जब वो उनके संपर्क में आए तो संपर्क में आने के बाद उसको ऐसा लगा नरेंद्र जी को, चूंकि वो बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के आदमी थे, बहुत चीजें सीखने का उनका प्रयत्न रहता था। तो नरेंद्र जी परमहंस जी के पास इस उद्देश्य से गए थे कि वो उनसे साक्षात करेंगे, उनसे कुछ संवाद करेंगे और अपनी जिज्ञासा का समाधान ढूंढेंगे।
परमहंस जी के पास जब नरेंद्र जी पहुंचे तो जब उन्होंने अपनी जिज्ञासाओं के केंद्र को ध्यान में रखते हुए अपने कुछ बिंदु उनके सामने प्रस्तुत करे तो परमहंस जी ने यह सोच लिया था, यह समझ लिया था उसी समय कि उनको जिस शिष्य की तलाश थी वो शिष्य उनको नरेंद्र के रूप में मिल गया है। और इसी दौरान नरेंद्र जी ने संन्यास ग्रहण किया। उस संन्यास ग्रहण करने के पश्चात वो नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बने। क्लियर? नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद जी का उदय कैसे हुआ? 1893 में अमेरिका में शिकागो शहर में विश्व धर्म परिषद का एक महासम्मेलन आयोजित हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधि के रूप में स्वामी विवेकानंद जी उस शिकागो धर्म संसद में पहुंचे। उस समय का जो भारत था वो गुलाम भारत था और गुलाम भारत के लोगों को यूरोपियन और अमेरिकन यानी यूरोप के लोग और अमेरिका के लोग बहुत हेय और छोटी दृष्टि से देखा करते थे। हम लोगों को, भारतवंशियों को पाश्चात्य संस्कृति से रचे बसे देश दोयम दर्जे का समझते थे, हमको अश्वेत समझते थे। तो उस समय स्वामी विवेकानंद जी को भी उस शिकागो धर्म संसद में बोलने ना मिले, ऐसा प्रयास वहां के लोगों ने किया। लेकिन वहीं पर उपस्थित एक अमेरिकन विद्वान ने, एक अमेरिकन टीचर ने, एक अमेरिकन व्याख्याता ने स्वामी विवेकानंद जी को मंच पर बुलाने की व्यवस्था करवाई। और जब स्वामी विवेकानंद जी मंच पर पहुंचे और जब उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उन्होंने जब कहा कि मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों, इस शब्द के बाद जब स्वामी विवेकानंद जी ने बोलना चालू किया और धारा प्रवाह जब वो बोलने लगे, वो अमेरिका का पंडाल स्वामी विवेकानंद के शब्दों में सरस्वती विराजमान थी और वो पंडाल गूंज था। और जब उन्होंने कहा कि भारतीय दर्शन, विद्या का अध्ययन और बिना भारतीय दर्शन के पूरे विश्व अधूरा है, जब तक आप भारतीय दर्शन में नहीं जाएंगे, जब तक आप विद्या का अध्ययन कहीं नहीं करेंगे, जब तक आप वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं करेंगे, तब तक पूरा विश्व अधूरा रहेगा। ऐसे हमारे आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी ने उस समय अमेरिका में भारत की अलग जगाई थी, जब पूरा विश्व भारत को गुलाम और दोयम दर्जे का मुल्क समझ रहा था। मेरा बंधुओं, आप समस्त युवा लोग यहां बैठे हुए हैं, छात्र छात्राएं यहां बैठे हुए हैं, कुछ मोबाइल भी चला रहे हैं। आज आपकी जो उम्र है वो सीखने की है, कुछ सुनने की है। हंसना हमको भी आता है, हंसा हम लोगों ने भी है, कॉलेज में हम लोग भी पढ़े हैं। लेकिन आपने देखा, जब देश पे संकट आता है, जब मुल्क पे संकट आता है, तो सबसे पहले युवा आगे आते हैं। युवा कौन? युवा वो जो परिवर्तन ला सके। सिर्फ हम इस मामले में युवा नहीं है या हम 18 साल के या 25 साल के हैं तो हम अपने आप को युवा मान लें। जी नहीं, युवा वो है जो समाज में बैठी हुई फैली हुई कुरीतियों को खत्म करने की ओर आगे आए, समाज में फैल रहे भ्रष्टाचार को समाप्त करने की ओर आगे आए, समाज में फैल रही गंदगी को खत्म करने की ओर आगे आए। हमारी यहां छात्राएं बैठी हुई हैं, आपको पता है 29 साल की उम्र में 1857 में रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान हो चुका था। महज उनकी उम्र कितनी थी? 29 साल। 29 साल में वो अंग्रेजों से लड़ी, अपने बच्चे को अपने पीठ पे बांध करके अपने राष्ट्र की, अपने क्षेत्र की और अपने नगरवासियों की रक्षा करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राण त्यागे थे। आपको पता है मंगल पांडे की उम्र कितनी थी? 1857 में मंगल पांडे की उम्र 30 साल थी। 1827 को उनका जन्म हुआ था
और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को मार दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। कौन था मंगल पांडे? मंगल पांडे वो पहला अमर शहीद था भारत का, जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सेना में रहने के बावजूद उनके खिलाफ बिगुल बजाया था। कौन थे भगत सिंह? कौन थे खुदीराम बोस? कौन थे राजगुरु? कौन थे सुभाष चंद्र बोस? वो आप जैसे ही युवा थे। क्या उनमें ये तमन्ना नहीं थी? क्या मंगल पांडे नहीं चाहते थे कि हम 30 साल की उम्र में ऐसा करने क्यों जाएं कि हमें बलिदान देना पड़े? क्या भगत सिंह जी, सुखराम जी और करम करिए राजगुरु जी क्या अंग्रेजों से माफी नहीं मांग सकते थे? लेकिन वो हंसते हंसते फांसी पर झूले इस मुल्क को आजाद कराने के लिए। तो आप लोगों से भी अनुरोध है, यदि समाज में आज कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वो करने वाला उतना दोषी नहीं है जितना हम देखने वाले, सुनने वाले और समझने वाले दोषी हैं। इसलिए परिवर्तन लाने के लिए आप शिक्षा के मंदिर में बैठे हुए हैं। सबसे तो पहले तो आपको शिक्षा जो आप ग्रहण कर रहे हैं उसमें आपको अपने अंदर ईमानदारी लाना पड़ेगी। हमें अपने माँ बाप ने विद्यालय भेजा है, हम जिस कोर्स को पढ़ रहे हैं, हम जो स्टडी कर रहे हैं, उसके प्रति हम कितने ईमानदार हैं। आपको इसके साथ साथ आपको बड़े बड़े लेखकों को पढ़ना पड़ेगा। आप विदेशी लेखकों को भी पढ़ सकते हैं, आप देश के भी विभिन्न विद्वान हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं। आप पढ़िए जोसेफ मर्फी को, आप पढ़िए सोइट मार्डन को, आप पढ़िए हमारे प्रेमचंद को, आप पढ़िए रविन्द्रनाथ टैगोर को। अगर आप जितना आप अध्ययन करेंगे उतना ही आपके बुद्धि का विकास होगा। आज के अवसर पर चूंकि ये युवा दिवस है, मैं सिर्फ युवाओं की बात करना चाहता हूं। अगर आपको समाज में परिवर्तन लाना है, अपने घर का विकास करना है, मोहल्ले का विकास करना है, नगर का विकास करना है और राष्ट्र को मजबूत करना है, तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा और अंधविश्वास से दूर जाना पड़ेगा। और इस मोबाइल में जो अब संस्कृति परोसी जा रही है, आप लोगों से अनुरोध है कि मोबाइल खराब नहीं है, उसमें जो ऐप दिए गए हैं वो खराब नहीं है। हम जो सर्च करते हैं उस पर निर्भर करता है कि हम उससे प्राप्त क्या करना चाहते हैं। तो जब हम सर्च करने जाते हैं, चाहे गूगल में जाएं, चाहे यूट्यूब में जाएं, चाहे फेसबुक में जाएं या अन्य जो इंस्टा है, अन्य जितने प्रकार के प्लेटफॉर्म बने हैं इस समय, हम उसमें से निकालना क्या चाहते हैं जी हमारे ऊपर निर्भर है। यदि हम अब संस्कृति को सर्च करेंगे तो हमको सब वैसी ही वही प्लेटफॉर्म को उपलब्ध होगा, हमको वैसा ही साथ मिल जाएगा। यदि हम अच्छी चीजें सर्च करेंगे तो आपको अच्छी चीजें सर्च करने को मिलेंगी। मेरा आज के अवसर पर यही आपसे अनुरोध है कि नेक बनने के लिए हमें अच्छा करने की जरूरत है और सर्टिफिकेट इसका आपको कोई नहीं देगा। आप यदि ये सोचो कि हम जो अच्छा करने जा रहे हैं उसका हमें कोई सर्टिफिकेट भी दे दे, तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा। सर्टिफिकेट आदमी को मिलता है जब वो अर्थी पर होता है और जब वो शमशान घाट जाता है तब लोग उससे कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा था। अब आपको तय करना है कि आपको सर्टिफिकेट आज चाहिए या आपको सर्टिफिकेट उस समय चाहिए। अगर आज आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो अपने मन को पवित्र रखिए। आपको ईश्वर ने इतना बड़ा जो शरीर दिया है ना, मनुष्य में जो देसी बाकी जीवधारियों में मनुष्यों में क्या अंतर है, वो भी हमारे जैसे हैं। सिर्फ हम में क्या है, एक अतिरिक्त चीज ये है कि हमने सोचने और समझने की शक्ति है। हमें ये पता है कि हम अभी धूप में बैठे हैं, थोड़ी देर में हमें धूप लगेगी, हम छाया में बैठ जाएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि छाया में बैठने के लिए भी हमको सोचना पड़ता है। तो हम जब विभिन्न प्लेटफॉर्मों को सर्च करते हैं उसमें भी हमें सोचना चाहिए कि हम क्या सर्च करने जा रहे हैं, हम उसको क्या देने जा रहे हैं। आज मार्क जुकरबर्ग को सब कुछ पता है। आप अगर ये सोचो कि आप जो सर्च कर रहे हो फेसबुक में वो किसी को पता नहीं है, तो उनकी जो टीम बैठी हुई है उसे सब पता है कि भारत के बच्चे इस साल से इस साल के बच्चे क्या सर्च कर रहे हैं। यानी आपके ऊपर भी एक अध्ययन होता है। तो हम विदेश में बैठे हुए लोगों को ऐसा अवसर मत दें कि ये भारत के लोग वही लोग हैं जो 200 वर्ष तक अंग्रेजों के गुलाम रहे, 600 वर्ष तक मुगलों के गुलाम रहे, अभी भी इनमें सुधार की गुंजाइश है। ऐसा अवसर हम दूसरों को ना दें। आपसे बस आज के अवसर पर यही कहना था। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन युवा दिवस है, आज संकल्प लेकर के जाइए कि हमें अब संस्कृति परोसने से बचना है। यदि कोई ऐसा कर रहा है
तो उसे शक्ति के साथ रोकने की ओर बढ़ना है। जय हिंद, जय भारत। और राम कुमार आर्या जी मेरे उन्होंने मुझे बुलाया, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि उनका बाद में इसलिए धन्यवाद किया है कि मेरा छोटा भाई है और छोटों को तो आशीर्वाद देना चाहिए, तो मेरा आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है।